हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। यानी केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में रखे गए हैं, उनमें हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम केमिस्ट्री का एक प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो उसका पहला टॉपिक होगा वो होगा द्रव्य यानी मैटर। मैटर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कौन कौन सी अवस्थाओं में रहता है, इन सब पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में। द्रव्य, या जिसे हम इस प्रकार से पदार्थ भी कह सकते हैं। तो द्रव्य के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि द्रव्य में 3 गुण अगर हैं, पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन और तीसरा इसमें पॉइंट है कि इसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। तो अगर ये 3 पॉइंट किसी भी वस्तु किसी में भी है तो वो द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा। यहां पर आप इस तरह से परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की वह हर वस्तु जिसमें कुछ स्थान हो या जिसमें कोई ना कोई इस प्रकार से द्रव्यमान हो और जिसमें कुछ स्थान घेरने का गुण हो अर्थात आयतन हो और जिसे हम इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के लिए ये 3 बेसिक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जब भी द्रव्य की परिभाषा पूछे तो यहां पर ये 3 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। उसके बाद में हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हम देख सकते हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव, वो सब द्रव्य की श्रेणी में शामिल है। हमने पहले लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या आप कहें कि जो द्रव्य है उसके 2 प्रकार हो सकते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, जैसे कोई भी ठोस वस्तु, द्रव या जो गैस अवस्था में, वो सब के सब द्रव्य। तो द्रव्य जो है इस प्रकार से हमारे आसपास उपस्थित है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस द्रव्य के लक्षण क्या है। तो आज इस द्रव्य के लक्षणों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो पहले मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं कि भाई ये लक्षण किस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे। जैसे अगर आप किसी भी द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को अणु कहा जाएगा और ये अणु अगर और छोटे टुकड़ों में और छोटे कणों में तोड़े जाएं तो ये कण परमाणु कहे जाएंगे। यानी द्रव्य जो है वो इस प्रकार से अणुओं का, और अणु जो है वो परमाणु के बने होते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन चूंकि ये इतना क्रियाशील है कि सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, इसीलिए परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बन जाते हैं। और जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो ये द्रव्य या पदार्थ बन जाता है। तो बेसिकली ये जो एक हायरार्की है, एक तरह से क्रम है कि द्रव्य जो है इस प्रकार से छोटे छोटे कणों या अणुओं का बना होगा और अणु जो है वो परमाणुओं के बने होंगे। तो ये सब जो है इस प्रकार से द्रव्य के लक्षणों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि ये जो द्रव्य के कण हैं या जिन्हें हम अणु कह रहे हैं, ये इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि इनके बीच का जो स्थान है इसे हम अंतराण्विक स्थान के नाम से जानते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो इस प्रकार से जितना कम होगा अणुओं के बीच में आकर्षण का बल या इनके बीच में एक जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इस फोर्स को हम अंतराण्विक बल के नाम से जानते हैं, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जितने अणु पास पास में होंगे या द्रव्य के कण जितने ज्यादा पास में होंगे उनके बीच का अंतराण्विक बल बढ़ता है और अंतराण्विक स्थान कम होता है। तो ये जो अंतराण्विक स्थान है, जैसे मैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के नाम से लिख रहा हूं, ये जो है इस प्रकार से इनके अंतराण्विक या पदार्थ के जो अंतराण्विक स्थान है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, आकर्षण बलों की वैल्यू बढ़ेगी, तो इनके बीच का स्थान कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर अणुओं के बीच में आकर्षण होगा तो वो पास पास आ जाएंगे, उनका स्थान जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आकर्षण का बल कम होगा तो ये स्थान जो है वो बढ़ जाएंगे या अणु दूर दूर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही कि द्रव्य जो है वो बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं कि इस चित्र में आप बहुत सारे जो कण हैं या जो एक पदार्थ के बहुत सारे कण हैं उनको इस प्रकार से देखते हैं। तो इनके बीच का ये जो स्थान है ये अंतराण्विक स्थान या इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी इनमें काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि जब ये अणु इस प्रकार से बहुत पास पास में होंगे तो अंतराण्विक स्थान बहुत कम होगा,
तो ऐसी स्थिति में आप जैसे इन्हें हीट देंगे, इन्हें ऊर्जा देंगे, तो अणु ऊर्जा ग्रहण करके थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, यानी इनकी गति जो है बढ़ जाती है। और किसी अणुओं के पास में या किसी द्रव्य के अणुओं के पास में जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी वो उतनी ही दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर जाने पर आप जानते हैं कि जो अंतराण्विक स्थान है वो बढ़ जाएगा और अंतराण्विक बल जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, यानी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जैसे जो कण पहले पास पास में थे, गर्म करने पर ये दूर दूर हो जाएंगे और इनके बीच का जो अंतराण्विक स्थान है वो बढ़ जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और इनके बीच जो बल लगता है उसे हम अंतराण्विक बल के नाम से जानते हैं। और ये बल जो है अंतराण्विक स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में द्रव्य के कण कौन कौन से हैं? तो पहले हमने बात की कि द्रव्य कणों से मिलकर बना है, और अभी जैसे हमने बात की कि ये कण जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कण जिसे हम परमाणु और दूसरे कणों को हम अणुओं के नाम से जानते हैं। देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि अणु जो है वो बहुत ही छोटा कण है और क्रियाशील है, और क्रियाशीलता के कारण ये सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये तो परमाणु क्या करेंगे, आपस में जुड़कर अणु बना देंगे। तो अगर सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलने से अणु बनते हैं तो ये सम अणु होंगे, और अगर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है तो ये विषम प्रकार के अणु होंगे। तो पहले हम इस एटम की परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम अणु के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर बात करें परमाणु का टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में अलग से भी दे रखा है, इसलिए उसको वहां पर डिटेल में बात करेंगे। तो परमाणु क्या होता है? देखिए ये जो परमाणु है या जो एटम शब्द है ये ग्रीक भाषा के एटमोस से बना है, और जिसका अर्थ है अविभाज्य। क्योंकि सबसे पहले जब परमाणु वगैरह की खोज हुई और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत वगैरह दिया था, तो उसमें परमाणु को अविभाज्य माना गया था, यानी इनडिविजिबल माना गया था, एक ऐसा कण जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में जैसे जैसे नए एक्सपेरिमेंट होते गए या इस प्रकार से प्रयोग बढ़ते गए, उसके बाद हम ये भी समझने लगे या आज हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसके अलावा कुछ अस्थायी कण भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो शुरुआत में ये जो परमाणु शब्द है ये परमाणु की अविभाज्यता के आधार पर दिया गया था, लेकिन आज परमाणु को विभाज्य माना जाता है। तो परिभाषा के तौर पर आप देख सकते हैं कि द्रव्य कहा वह सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, और सामान्यतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता। सामान्यतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, जिन्हें हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं या इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। तो सामान्यतः परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे आपने जब कभी भी इस प्रकार से कुछ तत्वों की प्रतीक देखे हो, जैसे जब हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम हमेशा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, या ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो O2 लिखेंगे, या नाइट्रोजन को इस तरह से N2 लिखा जाएगा। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन का अकेला परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, या इसी तरह से ऑक्सीजन का अकेला परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में रहना संभव नहीं है। यही बात नाइट्रोजन के साथ में। तो ये जो परमाणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु जो हैं वो आपस में मिल करके इस प्रकार से अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी होता है। तो परमाणु जो है वो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का कारण ये है कि ये क्रियाशील बहुत है, या आप कहें कि इसकी जो रिएक्टिवनेस है, इसकी जो एक तरह से क्रिया करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगले टॉपिक में हम परमाणु को डिटेल में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, इसके विभिन्न गुणों के बारे में। तो अभी के लिए परिभाषा के तौर पर आप ये 3 पॉइंट देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है अणु, मॉलिक्यूल, यानी परमाणु जो है इस प्रकार से जुड़ करके अणुओं का निर्माण करते हैं। तो अणु जो अवस्था है या एक प्रकार से अणु जो कण है द्रव्य के, ये अक्रियाशील होते हैं। अक्रियाशील है इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक कण है या एक परमाणु, ये अत्यधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु के साथ में मिलकर अणु बना लेगा,
और ये अणु जो है वो इस तरह से अक्रियाशील होते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास में एक H और आ जाए, तो इन दोनों ने आपस में इस प्रकार से एक संयोजन बनाया और इसके बाद में ये H2 के रूप में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये अवस्था जो है वो अणु कहलाएगी। अब जरूरी तो नहीं है कि इस हाइड्रोजन को हमेशा इस प्रकार से दूसरा परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का ही मिले, हो सकता है इसे कोई अन्य परमाणु मिल जाए, तो इसे इस प्रकार से अगर Cl का परमाणु मिलेगा तो ये HCl बना लेगा। या इसी तरह से मान लीजिए इस H के साथ में कोई और परमाणु आ जाए, जैसे फ्लोरीन वगैरह आए, तो ये इस तरह से HF बना लेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अणु जो है वो इस प्रकार से परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। ऐसे अणु जिनमें जो परमाणु है वो समान प्रकार के हैं, या आप कहें कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलने वाले जो अणु हैं वो सम अणु कहलाते हैं। सम माने समान। जाहिर सी बात है, आप देखिए यहां पर ये जो H2 है इसमें दोनों परमाणु एक जैसे हैं, दोनों परमाणु एक जैसे हैं, इसीलिए इसे हम होमो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये जो HCl का एक अणु है इसमें दोनों परमाणु अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम विषम अणु या हेटेरो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो यहां पर अणु की अगर आप परिभाषा देखें तो अणु जो है वो इस प्रकार से छोटे छोटे अणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, सॉरी दो या दो से परमाणुओं से मिलकर बना है। और ये जो अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में रहने का कारण क्या है कि ये अक्रियाशील है, या इसकी जो क्रियाशीलता है वो परमाणु से कम है। फिर उसके बाद में जैसे यहां पर एक एग्जांपल, जैसे एक परमाणु है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का परमाणु H2, सॉरी परमाणु है तो H ही लिखा जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। अब इसके साथ में अगर एक दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आ जाए, या अगर मान लीजिए कोई अन्य परमाणु आ जाए, हो सकता है ये हाइड्रोजन का परमाणु, हो सकता है ये किसी अन्य तत्व का परमाणु, तो अगर ये हाइड्रोजन का ही परमाणु होगा तो इससे मिलने वाले या इससे बनने वाले जो अणु हैं वो सम अणु कहलाएंगे। और अगर ये किसी अन्य तत्व का परमाणु होगा तो इससे मिलने वाला जो अणु है या इससे मिलकर बनने वाले जो अणु होंगे वो विषम अणु कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है, और ये अणु जो है वो पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर में वाटर है। अब वाटर के कुछ गुण होंगे, तो अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लें तो उस एक मॉलिक्यूल की संरचना H2O होगी, यानी एक अणु के तौर पर अगर आप देखें तो उसमें H2O संरचना होगी। अब इस एक अणु के द्वारा जल के वो सभी गुण दर्शाए जाएंगे जो इस पूरे कंटेनर में भरे हुए जल के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। यानी अणु के अंदर पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं और वो उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। जाहिर सी बात है कि भाई उतना क्रियाशील नहीं है जितना परमाणु है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट है, अणु दो प्रकार के होते हैं, सम अणु या तत्वों के अणु। तो अगर समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के अणुओं का निर्माण होता है तो ये सम अणु कहलाएंगे, या उसे हम तत्व भी कहते हैं। इसी तरह से अगर अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के तत्वों का अणुओं का निर्माण होता है तो इसे हम विषम अणु कहते हैं। इन्हें हम यौगिक भी कहते हैं। ये तत्व और यौगिक जो है आगे हम तत्वों के द्रव्य के रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अणु जो है वो या तो अगर समान परमाणु से बने हैं तो सम अणु है, और अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो विषम अणु। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु एक जैसे हैं, इसीलिए ये एक सम अणु है। इसी तरह से अगर आप विषम अणु की परिभाषा देखें तो उसमें अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल जैसे जल, तो जल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इस प्रकार से अलग अलग परमाणु से बने हुए अणु हैं। तो इस प्रकार से अभी हम तक हमने जो डिस्कशन किया है वो इस प्रकार से कि द्रव्य जो है वो इस प्रकार से, जैसे ये द्रव्य है, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे कण इसमें मिले हुए हैं। ये द्रव्य अगर इस प्रकार से और इसको तोड़ा जाए छोटे छोटे कणों में तो इसके कण जो है वो अणु कहलाएंगे।
ये अणु जो है इस प्रकार से इस पदार्थ के सभी गुण प्रदर्शित करता है और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में क्यों रह सकता है? क्योंकि अक्रियाशील है। अगर हम इस अणु को और छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो ये परमाणुओं में बदल जाएगा, और ये परमाणु जो है इस प्रकार से क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सामान्यतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स में ध्यान रखने हैं कि परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और अणुओं से फिर द्रव्य का निर्माण होता है। यह पदार्थ जो है वो इस प्रकार से अणुओं का बना होता है। तो परमाणु, अणु और द्रव्य, ये तीन क्रम आप याद रखिएगा। तो अणु अगर इस प्रकार से अगर समान प्रकार के परमाणु से मिले हों तो सम अणु, और अलग अलग प्रकार के अणुओं से बने हैं तो विषम अणु कहलाएंगे। उसके बाद में द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, यानी ये द्रव्य जो है वो किन अलग अलग अवस्थाओं में रह सकता है। तो द्रव्य की मुख्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। एक ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी जिसे हम गैस अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इन पर एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले इनको एक ओवरऑल एक समग्रता से समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, भौतिक अवस्था का मतलब है किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं, उसकी संरचना नहीं बदल रही, लेकिन उसकी अवस्थाएं जो है वो चेंज हो रही। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें बर्फ की, और उसके बाद एक अन्य अवस्था जल, और इसी की एक अन्य अवस्था वाष्प की बात करें, तो ये तीनों ही इस प्रकार से एक ही पदार्थ के विभिन्न स्टेट हैं, विभिन्न अवस्थाएं। अब अगर आप बर्फ की बात करें तो इसमें भी अणुओं का संगठन जो है वो H2O है, जल में भी इसका संगठन H2O है, और वाष्प में भी इसका संगठन H2O ही है। यानी इन तीनों अवस्थाओं में इसका कोई संरचना या इसकी कोई केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना नहीं बदल रही। फिर ये भौतिक अवस्थाएं किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, तो जब अणु या आप कहें कि पदार्थों के जब कण बहुत पास पास में होते हैं, इतने पास में कि इनके बीच का अंतराण्विक स्थान जो है वो बहुत ही कम होता है, और जाहिर सी बात है कि जब अंतराण्विक स्थान बहुत कम होगा तो इनके बीच जो बल है उसका मान अधिक होगा, अंतराण्विक बल का मान अधिक होगा। तो अंतराण्विक बलों के कारण ये इतने अधिक दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि इस अवस्था में पदार्थ की जो आयतन और इसकी जो आकृति है वो निश्चित हो जाती है। यानी इस ठोस अवस्था में, या इस अवस्था को जब हम ठोस अवस्था के नाम से जान रहे हैं, तो इस अवस्था में इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि इतने दृढ़ता से बंधे हुए हैं अणु कि इनके पास में इस प्रकार से एक दूसरे से दूर गति करने का कोई अवसर नहीं है, कोई इस प्रकार से इनके पास में ऐसी ऊर्जा नहीं है कि ये अणु एक दूसरे से दूर जा सके। तो ऐसी स्थिति में ठोसों का जो आकार और आयतन है वो दोनों निश्चित हो जाते हैं। अब अगर इस पदार्थ को हम थोड़ा गर्म करें, यानी इसको ऊष्मा देना शुरू करें, ऊष्मा दें या इस प्रकार से ऊर्जा दें, तो ऊर्जा प्राप्त करके ये अणु जो है इस प्रकार से थोड़ा गति करने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप ठोसों को थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो इस अवस्था में इसके अणु सिर्फ कंपन कर पाएंगे, क्योंकि जगह तो है नहीं आसपास हिलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ठोसों में जब ऊष्मा दी जाएगी शुरुआत में, तो अणु अपने स्थान पर कंपन करेंगे, लेकिन आप ऊष्मा और बढ़ाते रहे, धीरे धीरे आप ऊष्मा को बढ़ाते हुए पदार्थ को उस ताप पर ले आए जहां पर इनके बीच का जो अंतराण्विक बल है वो कमजोर हो गया। अब अंतराण्विक बल कमजोर हो गया है तो ऐसी स्थिति में अणु जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। अब जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का स्थान बढ़ गया है और बल जो है वो कमजोर हो गया है। बल कमजोर हो गया और अंतराण्विक जो स्थान है वो बढ़ गया है। यहां पर बल जो है वो अधिकतम था और स्थान जो है वो बहुत कम थे। यानी ये जो अवस्था है जिसमें अब अणु थोड़े दूर हो गए हैं, हालांकि अंतराण्विक बल ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया हो, अंतराण्विक बल अभी भी उपस्थित है, लेकिन चूंकि ये बल जो है वो ठोसों की अपेक्षा अब कमजोर हो गया है और उसकी वजह से अणुओं के बीच का स्थान बढ़ गया है। इस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में बल इतना कमजोर नहीं हुआ है कि एक अणु दूसरे अणु से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के विचरण कर सके, मतलब एक अणु कहीं जा रहा है दूसरा अणु कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में इतना बल तो उपस्थित है कि ये जो पदार्थ है ये अपने आयतन को निश्चित बनाकर रख सके। तो इस अवस्था में पदार्थ का जो आयतन है वो निश्चित होगा,
लेकिन आकृति या उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होगा। आयतन निश्चित होने से क्या मतलब है? जैसे आपके पास में मान लीजिए कि थोड़ा सा पानी है, आप चाहे इसे ग्लास में रखिए, कटोरी में या किसी बाल्टी में डाल दीजिए, तीनों ही बर्तन में ये पानी की मात्रा जो है वो समान रहेगी, यानी इसका आयतन जो है वो समान रहेगी। ऐसा थोड़ा कि पानी कम या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जिस भी पात्र में इसमें इस द्रव को रखेंगे, इस पानी को रखेंगे, इसकी आकृति उसी पात्र के अनुसार बदल जाएगी। तो अंतराण्विक स्थान जो है वो इस प्रकार से बड़े हैं, बल कमजोर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं कि इस प्रकार से परमाणु एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग विचरण करने लगे। खैर, उसके बाद हम यहां पर करें कि इसको ऊर्जा दें। ऊर्जा देने के बाद में क्या होगा कि ये अणु जो है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और जब बहुत दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच का स्थान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि अब ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में इनका अंतराण्विक जो बल है वो अपने न्यूनतम स्तर पर चला जाएगा, और स्थान अधिक होने के कारण ये इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचलित कर सकते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के विचरण कर सकते हैं। इसी अवस्था को हम पदार्थ की गैस अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होगी, एक तो ठोस, दूसरी द्रव और गैस। तो हो सकता है यहां पर आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होंगे, और इस अवस्था में न तो आयतन और न ही आकृति निश्चित होती, यानी दोनों ही क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से अनिश्चित है। जिस भी पात्र में आप रखेंगे उसी पात्र का आकार गैस ग्रहण कर लेती है, और साथ ही इस प्रकार से उसी प्रकार की आकृति भी बन जाती। तो ये द्रव की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, तो इसमें जो मेन पॉइंट है उनको फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये एक अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अणु इतने पास पास में हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के गति नहीं कर पाएंगे, और इनके बीच का अंतराण्विक स्थान जो है वो मिनिमम है, और अंतराण्विक जो बल है वो अधिकतम सीमा में। दूसरा है, जैसे इसके एग्जाम्पल है लकड़ी, पत्थर, कांच, लोहा आदि। इसके बाद ठोसों में अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, यानी मजबूत बल उपस्थित है, और अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती। इन्हीं अंतराण्विक बलों के कारण ये ठोस जो है वो इस प्रकार से दृढ़ता से अपनी आकृति बनाए रखते हैं। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल, एक चित्र है, इसमें आपको बहुत सारे अणु दिखाई दे रहे होंगे जो एक दूसरे के साथ में बहुत ही सघन रूप से व्यवस्थित है। तो ऐसी स्थिति में जब अणु बहुत पास पास में है तो ठोसों का घनत्व जो है वो काफी अधिक होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी आयतन में, किसी भी एकांक आयतन में पदार्थ के कितने अणु उपस्थित हैं, ये उसकी डेंसिटी कहलाएगी। तो यहां पर इस प्रकार से जितने अणु अधिक होंगे, क्योंकि ठोसों में अणु पास पास होते हैं, तो घनत्व अधिक होता है। इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब होता है कि अगर हम ठोसों को इस प्रकार से गर्म करें तो एक निश्चित तापमान के बाद ये ठोस जो है उस प्रकार से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो वो तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है वो उसका गलनांक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उसका गलनांक कहलाएगा। दूसरी बात है, इनका घनत्व जो है इस प्रकार से द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। तो ये जो है उस प्रकार से द्रव्य के गुण। इसके अलावा इसमें अणु जो है वो गति नहीं कर पाते हैं। अभी हमने बात की कि ठोसों के जो कण हैं, ठोसों के जो अणु हैं, वो इस प्रकार से इतने अधिक दृढ़ता से बंधे हुए हैं कि उनके बीच का अंतराण्विक स्थान बहुत कम है, और इसकी वजह से अणु गति नहीं कर पाते, केवल अपने स्थान पर कंपन कर पाते हैं। अणु क्या करेंगे? सिर्फ अपने स्थान पर कंपन कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है। अगर इनके बीच में स्थान होता तो अणु एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते थे। यहां पर इस गति की कोई ऐसी संभावना नहीं है। तो ये इस प्रकार से एक चित्र देख सकते हैं। उसके बाद में ठोसों का वर्गीकरण। ठोस भी आगे दो तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ठोस जो है वो काफी दृढ़ हैं, काफी इस तरह से आप कहें कि उनकी जो संरचना है वो काफी दृढ़ता लिए हुए, लेकिन कुछ पदार्थ या कुछ जो ठोस हैं वो थोड़े से अलग संरचना के हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, तो आप उसको थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वो अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस आधार पर ठोस जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसे हम क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलाइन ठोस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है उस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों के रूप में जाना जाता है। तो ये बात करते हैं पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण यानी उनको बनाने वाले जो अणु हैं उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, वो एक निश्चित क्रम में बने होते हैं।
ऐसी अवस्था को हम क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं, और त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति रखते हैं। जैसे आपने अगर हीरे की संरचना के बारे में पढ़ा हो, आगे हम केमिस्ट अधातुओं में इसको पढ़ेंगे, तो हीरे में जो संरचना है कार्बन कार्बन की, वो इस प्रकार से बनी हुई है कि वो एक चतुष्फलकीय संरचना के अंदर व्यवस्थित है। यानी एक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार की एक संरचना जो बनती है, इसे हम चतुष्फलकीय संरचना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की आकृति जो है वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाती। जैसे सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट वगैरह है, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। तो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये जो एक परमाणु है वो 4 अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो ये एक चतुष्फल की आकृति है जो कि हीरे में या डायमंड में पाई जाती। उसके बाद में अक्रिस्टलीय ठोसों की अगर बात करें, इसमें अणुओं का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अणु जो है वो इस प्रकार से असममित तरीके से, अनसिमेट्रिकल तरीके से आपस में बंधे होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, और इसमें कोई व्यवस्था जो है वो निश्चित नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं कांच, रबड़, प्लास्टिक। अब रबड़ और प्लास्टिक तो हमारे सामने सीधी सीधी एग्जाम्पल है, लेकिन क्या कांच भी इस तरह से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच तो इतना मुलायम तो नहीं है कि वो आसानी से अपनी शेप जो है वो चेंज कर ले, अपनी आकृति चेंज कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, कांच को भी अक्रिस्टलीय ठोस ही माना जाता है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में अगर हम उनकी जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों के अगर शीशों को देखें, उनके जो इस तरह से खिड़कियों में जो कांच लगा होता है उनको देखें, तो जितनी पुरानी बिल्डिंग होती जाएगी, मान लीजिए 50 साल 100 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है, तो उसमें खिड़कियों के जो कांच होते हैं, उनमें ये कांच जो है वो नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं। यानी यहां पर जो है इस प्रकार से मोटाई ज्यादा होगी और ऊपर की तरफ ये कम मोटे हो जाते हैं। अगर आप साइड से देखें तो कुछ इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी खिड़की के शीशों की, या जो कांच लगा होगा उसमें। इसका कारण यह है कि कांच को जो है वो इस तरह से अति शीतल द्रव माना जाता है, क्योंकि द्रव जितने ठंडे होते जाते हैं उनकी बहने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती। अगर आप द्रव को गर्म करेंगे तो वो अधिक बहने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे द्रव हैं, या आप कहें कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, उनको अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। यानी ये बहुत ही कम तापमान पर या बहुत ही शीतित रूप में द्रव हैं, जो कि इस प्रकार से बहुत ही धीमी गति से बहते हैं, और इसी के कारण समय के साथ में इनकी जो इनसे बनी हुई जो संरचनाएं हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, और इनको आभासी ठोस या अति शीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से ये जो प्रकार है ठोसों का वो अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में आने के लिए, जैसे अभी हमने बात की कि ठोसों में जो अणु बहुत पास पास में है, इनको अगर उष्मा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? द्रव अवस्था में। और वह तापमान बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। यानी वो तापमान जिस पर ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। जैसे बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो द्रव अवस्था, इस अवस्था में पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित इसलिए नहीं होती है कि अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल कमजोर हो गया है, और इस कमजोर अंतराण्विक बल के कारण एक जो अणु है वो दूसरे अणु पर इतना अधिक बल नहीं लगा पाता कि आकृति निश्चित हो सके, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है कि आयतन भी निश्चित ना रह सके। तो इस अवस्था में पदार्थ की जो आकृति है वो तो निश्चित नहीं होगी, लेकिन उसका आयतन निश्चित रहेगा। पदार्थ की मात्रा जो है वो उतनी रहेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा अगर आप उसको किसी अन्य पात्र में रखते हैं तो भी। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो आप किसी भी लिक्विड को अगर जिस पात्र में रखेंगे तो वो उसी तरह की आकृति ग्रहण कर लेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं, जैसे पानी, तेल, पारा, चाय इत्यादि सभी द्रव अवस्था के एग्जाम्पल है। द्रव में अंतराण्विक बल ठोसों से दुर्बल और गैसों से प्रबल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव अवस्था है वो ठोस और गैस के बीच की एक संक्रमणशील अवस्था है, जिसमें अंतराण्विक बल ठोसों से कम और गैसों से अधिक होते हैं, और अंतराण्विक स्थान ठोसों से अधिक और गैसों से कम होते हैं। तो ये एक तरह से अवस्था जो है वो द्रव अवस्था कहलाती है। अब इनके अणुओं की दूरी जो है
इनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक दूरी है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, वो ठोसों से ज्यादा होगा और गैसों से कम होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। घनत्व जो है वो ठोसों से कम होगा, क्योंकि अगर अणु दूर दूर होंगे तो घनत्व कम होगा। अणुओं के घनत्व को आप सिर्फ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अणु के किसी पदार्थ के अणु जितने पास पास हैं उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये अणु दूर दूर हैं तो घनत्व कम हो जाता है। द्रव में बहने का गुण होता है, यानी जो द्रव है उस प्रकार से फ्लो कर सकता है। बहने का गुण जो है वो वायु में या इस तरह से गैसों में भी होता है, क्योंकि अणु जब इस प्रकार से दूर दूर होने लगते हैं तो वो एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे पर ज्यादा बल नहीं लगा पाते हैं। ठोसों में, जैसा अब एक ठोस की बात करें तो ठोस में अणु इतने दृढ़ता से बंधे हैं कि एक अणु अगर जाने का प्रयास करेगा तो दूसरा उसे अणु अपनी तरफ खींच लेगा। द्रव में ये बल इतने शक्तिशाली नहीं है, और हवा में तो या वायु में तो ये और भी कम। इसकी वजह से द्रव और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। अगली जो अवस्था है वो है गैस अवस्था। अब इस अवस्था में अंतराण्विक बलों का मान इतना कम हो गया है कि ना तो इनकी आकृति निश्चित हो पाती है और ना ही इनका आयतन निश्चित है। ये जिस भी पात्र में रखे जाएंगे उसी की आकृति और आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे हवा है, वाष्प है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। गैसीय अवस्था में अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल होते हैं, यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। और अगर न्यूनतम स्तर पर अंतराण्विक बल हैं तो जाहिर सी बात है अंतराण्विक स्थान अधिकतम स्तर पर है। गैसें गर्म करने पर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक फैलती हैं। अब अणुओं का एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे एक अणु यहां पर, दूसरा अणु मान लीजिए यहां पर है, या बहुत ज्यादा दूर दूर अणु है, तो इनके बीच में इस प्रकार से ऐसी कोई एक व्यवस्था नहीं है जिससे अणु इस प्रकार से एक दूसरे के द्वारा बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। तो जैसे ही आप इसे हीट देंगे ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे, इसीलिए गैसें जो है गर्म करने पर फैलती हैं, ठोसों या द्रव की तुलना में अधिक फैलती हैं। अब इनकी अंतराण्विक दूरी जो है वो अधिक होती है और इस कारण से ये अधिक संपीड्य भी होती है। संपीड्य कहने का मतलब क्या है? संपीड्य कहने का मतलब है कि ये जो है इस प्रकार से दाब लगाने पर, इस प्रकार से कम क्षेत्र में आप कहें कि दाब लगाने पर इनका जो आयतन है वो घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे ठोस है, तो ठोस को जब आप इस प्रकार से, या ठोस के अणु जो है जब आप इस पर बल लगाएंगे तो इन अणुओं के बीच में इतना कोई स्पेस नहीं है कि ये और ज्यादा दब जाए। तो ठोस जो है वो सबसे कम संपीड्य होते हैं, या आप कहें कि लगभग असंपीड्य होते हैं। लेकिन जब द्रव की बात करेंगे तो द्रव के अणु दूर दूर हैं, तो थोड़ा बल लगाएंगे तो अणु जो है वो पास पास आ जाएंगे, यानी एक दूसरे के पास में सट जाएंगे, यानी दबाव के कारण ये अपना आयतन कम कर लेंगे, यानी थोड़े बहुत संपीड्य हैं, या आप कहें कि ठोसों से अधिक संपीड्य। लेकिन जब हम गैस अवस्था की बात करेंगे तो इसमें अणु इतने दूर दूर हैं कि जब आप दाब लगाएंगे तो अणु पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो इस प्रकार से गैसेस किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि घरों में यूज होने वाले जो एलपीजी गैस के सिलेंडर होते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखें या उसमें कई बार आपने इस प्रकार से फील किया हो, तो उसके अंदर एक लिक्विड या एक द्रव जैसा पदार्थ है। इस द्रव जैसे पदार्थ का होने का कारण क्या है कि एलपीजी या जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको इतने अधिक दाब पर भरा गया है, इतने अधिक इस तरह से प्रेशराइज कंडीशन में उसको भरा गया है कि वो द्रव अवस्था में बदल गई है। यानी गैसें जो है वो संपीड्य होती हैं, उनको इस तरह से कंप्रेस किया जा सकता है। कारण क्या है? उनके बीच की अंतराण्विक दूरी या उनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट है कि अब तीन अवस्थाएं हमने पढ़ ली, ठोस, द्रव और गैस। एक बार थोड़ा सा इनके बारे में फिर से पॉइंट देख लेते हैं। ठोस अवस्था, अणु के कण बहुत पास पास में है, दूर दूर हो जाएंगे तो द्रव, और बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो इस प्रकार से गैस अवस्था बन जाएगी। ये तीनों अवस्थाएं जो है वो सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में पाई जाती है। अब विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों का मतलब ताप और दाब की कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में दो अन्य अवस्थाएं भी, जिसे हम प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट या संघनित अवस्था कहते हैं, ये भी पाई जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं। चलिए बात करते हैं।
द्रव्य की दो और अवस्थाएं हैं और दोनों ताप और दाब की चरम दशाओं में पाई जाती है, यानी सामान्य कंडीशन में ये अवस्थाएं नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी? एक तो है प्लाज्मा और दूसरी इस प्रकार से बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था की। अब प्लाज्मा जो है वो इस प्रकार से कब होती है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत अधिक ताप पर उत्पन्न होती है, अत्यधिक ताप पर, सॉरी अत्यधिक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये अवस्था बनती। अब क्या होता है कि दोस्तों जब परमाणु से इस प्रकार परमाणु को बहुत अधिक तापमान दिया जाता है तो ये आवेशित हो जाते हैं, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं उनका आदान प्रदान होने लगता है, ये कण आवेशित हो जाते हैं। और इस आवेशित अवस्था में जब इस प्रकार से, या ये जो आवेशित अवस्था है इसे हम आयनीकृत अवस्था भी कहते हैं, और इस अवस्था में प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो बहुत अधिक ताप पर जब गैस वगैरह के कण उत्तेजित हो जाते हैं या उनमें इस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाता है तब प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। तो कहां कहां पर हमें ये देखने को मिल सकती है? जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, या आपने जैसे दुकानों के बाहर या इस प्रकार से मार्केट में साइन बोर्ड लगे हुए देखे होंगे जिसमें इस प्रकार से अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है इस प्रकार से कलर्स वहां पर बने हुए दिखाई देते हैं। आजकल ज्यादातर नाइट में इसी तरह की साइन बोर्ड्स का निर्माण किया जाता है। या इसी तरह से आपने प्लाज्मा टीवी के बारे में भी सुना होगा। ये प्लाज्मा टीवी भी एक प्रकार का ऐसा ही एक यंत्र है जिसके अंदर प्लाज्मा के द्वारा रंग उत्पन्न किए जाते हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब या इसी तरह से प्लाज्मा टीवी साइन बोर्ड वगैरह में ये अवस्था बनती है। तो पहला पॉइंट तो ये कि भाई ये कहां बनेगी? बहुत अधिक ऊर्जा पर। साधारण तरीके से इसको बनाना संभव नहीं है, बहुत अधिक ऊर्जा पर। बहुत अधिक ऊर्जा का मतलब है जैसे टीवी की जो ट्यूब वगैरह है उसके अंदर जो भी प्रकार से पदार्थ है, जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो अत्यधिक ऊर्जा के कारण वो कण जो है उस प्रकार से प्लाज्मा अवस्था में बदल जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बल्ब वगैरह के अंदर भी इतना अधिक तापमान है कि वहां पर प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो रही। तो ये प्लाज्मा अवस्था जब इस प्रकार से निर्मित होती है तो ये रंग उत्पन्न करती। विद्युत प्रवाहित करने पर जो भी इस प्रकार से उनके अंदर जो गैसेज होंगी, जैसे बल्ब के अंदर है, नियोन बल्ब के अंदर है, या इस प्रकार से टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उसके अंदर क्या बनने लगता है? प्लाज्मा बनने लगता है। तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है और इसमें अत्यधिक ताप पर आवेशित कण बन जाते हैं या आवेशित कणों के कारण ये अवस्था बनती। उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है। आप जानते होंगे कि तारों में संलयन की प्रक्रिया होती है, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और इससे इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा वगैरह का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा या इस तरह से ताप वगैरह का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से वहां पर प्लाज्मा अवस्था बनने लगती है। तो ये अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था है। जैसे अब एक चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे किसी तारे की स्थिति है और वहां पर एक जो लिक्विड सा, एक सेमी लिक्विड सा जो पदार्थ है, एक सेमी लिक्विड सा जो चमकीला पदार्थ है, ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा की विशेषता यह है कि ये एक अर्ध ठोस सा चमकीला पदार्थ होता है, या अर्ध ठोस सा चमकीले जैसा कुछ पदार्थ होता है। तो ये जो है इस प्रकार से प्लाज्मा है। उसके बाद में बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां पर दो शब्द हैं दोस्तों, देखिए एक तो बॉस, तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों के द्वारा या इन दोनों की इस प्रकार से प्रयोगों के आधार पर ये पांचवी अवस्था तैयार की गई है। आप कहें कि द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। साधारण भाषा में हम इसे बीईसी या एब्रिविएशन के तौर पर इसे बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए किन दो वैज्ञानिकों के नाम पर इस अवस्था का नामकरण किया गया है। फिर उसके बाद में यहां पर यह है कि यह बहुत ही कम घनत्व पर और परम शून्यता, परम शून्य का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन, केल्विन पैमाने पर जो 0 तापमान है उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? जैसे इसको आप देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई पात्र है जिसके अंदर इस प्रकार से अणुओं के 10 लाख या गैस के 10 लाख अणु हैं। अब इस 10 लाख का घनत्व हमें कम करना है, कितना? 1 लाख भाग कम करना है।
तो 10 लाख को 1 लाख से गुणा करें तो पहले जहां 10 लाख अणु थे, अब वहां पर सिर्फ 10 अणु बच गए। ठीक है, कुल मिलाकर के यहां पर 10 एक अणु बच गए। इन 10 अणुओं को अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, दोनों एक ही तापमान है, तक अगर ठंडा करें तो इस प्रकार से ये एक 5वीं अवस्था के रूप में बदल जाएंगे, जिसे हम BEC के नाम से जानते हैं। तो जैसे प्लाज्मा जो है वो ताप की एक्सट्रीम कंडीशन में थी, एक्सट्रीम का मतलब बहुत अधिक तापमान पर ही प्लाज्मा संभव था, यहां पर ये अवस्था जो है वो बहुत अधिक निम्न ताप पर बनती, यानी दोनों जो है वो इस प्रकार से ताप की एक्सट्रीम कंडीशन पर बनती है, एक परम शून्य ताप पर है और एक बहुत ही अधिक तापमान पर है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है वो इस प्रकार से पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और ये बहुत कम घनत्व की गैस को अत्यधिक ठंडा करने पर ही बनती। अब इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार से, जब इतने कम घनत्व पर हम गैस को ठंडा करते हैं तो सारे अणु मिल जाते हैं और एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं, और इसी अवस्था को हम बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से जानते हैं। तो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट में इतने कम तापमान पर पदार्थ के परमाणु जो है वो जुड़ जाते हैं और एक सुपर एटम का, एक सुपर परमाणु का निर्माण करते हैं। ये अवस्था 5वीं अवस्था के तौर पर जानी जाती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि गर्म करने पर अगर अणु दूर दूर होते हैं तो ठंडे होने पर वो आपस में एक दूसरे के पास में भी आ जाते हैं, और जब हम परम शून्य तापमान तक ठंडा कर देंगे तो सारे परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आप यहां पर एक पॉइंट देख सकते हैं कि इस तरह से सारे परमाणु जुड़ गए हैं, तो ये एक तरह से बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट बन गया है। इसी अवस्था को पदार्थ की 5वीं अवस्था भी कहा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही कि हमने द्रव्य के विभिन्न भौतिक अवस्थाएं, इनके लक्षणों के ऊपर बात की है। अब इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, तो इनका अभ्यास करके देखिएगा कि आप जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उनको लिखने की स्थिति में है या नहीं, इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह करके, या उनको इस प्रकार से किस प्रकार आप जो है बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये कुछ अवस्थाएं या ये कुछ प्रश्न जो है वो इस टॉपिक पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम द्रव्य की रासायनिक अवस्थाओं की बात करेंगे या उसके रासायनिक प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें हम तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनके विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।